टेंशन हो जाती है ना एक्चुअली। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर एंड वेलकम टू जियो पाकिस्तान विद हुमा एंड अब्दुल्ला। तो बात हमारी ये हो रही थी और वही बातें हम करते हैं जो कि हमने आपसे भी करनी होती हैं। अब्दुल्ला को ये टेंशन हो रही है कि मच्छर नहीं जा रहे। कहाँ जाना था उन्होंने? मच्छर घर से नहीं जा रहे। मेरा मतलब है कि आज मैंने सोचा है कि 3-4 पौधे मेरे घर में जो मनी प्लांट की बेलें होती हैं ना इंडोर जो मैंने रखे हुए हैं, शायद उनको भी अब बाहर रखना पड़े, क्योंकि मैं लाख जतन कर लूँ वो जो मशीनें होती हैं डिफरेंट ऑर्डरलेस वगैरह, अब मुझे लगता है कि वो खास कोई कारगर साबित हो नहीं रही हैं। कॉइल लेकिन वो आउटडोर के लिए होता है। कॉइल भी लगाते हैं, लेकिन इंडोर में अगर कॉइल लगाए ना तो उससे वो अजीब सांस में चढ़ना शुरू हो जाता है। हाँ, ये सो बहुत सारे मसाइल हैं मच्छरों को लेकर, और खौफ बहुत ज़्यादा है। खौफ इसलिए बहुत ज़्यादा है क्योंकि पूरे मुल्क में ये डेंगू एक वबा की सूरत इख्तियार कर चुका है, पर्टिकुलरली पेशावर, इस्लामाबाद, लाहौर, यहाँ और अब कराची में भी डेंगू केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। और डेंगू लिटरली जिन लोगों को माइल्ड कोरोना हुआ है और उन्हें कभी माजी में डेंगू भी हुआ है, और वो दोनों बीमारियों को कंपेयर करते हैं ना तो डेंगू से ज़्यादा खौफ आता है लिटरली। तो ऑब्वियसली कंसंट्रेशन ज़्यादा कोविड पे इसलिए थी क्योंकि आपको पता है कि वो कितनी आसानी से एक दूसरे को लग सकता है, कितना कंटेजियस था। डेंगू पे उस तरह कंसंट्रेशन पिछले 1-2 सालों में नहीं रही जिस तरह होनी चाहिए, बिकॉज माना कि वो होता तो मच्छर से ही है, उस तरह एज सच कंटेजियस नहीं है, लेकिन बहुत शदीद किस्म का। और इफ़ यू लेट इट बी, जिस तरह इस बार हमने देखा है कि उस तादाद में स्प्रेज वगैरह और कंट्रोल करने के लिए उस तरह नहीं हुआ जिस तरह पिछले कुछ सालों में होता रहा है। वी हैव सीन व्हाट इज हैपनिंग। आर डेंगू नंबर्स आर वे बियॉन्ड आर कोविड नंबर्स। अच्छा, कोविड नंबर तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कम हो रहे हैं, और गुज़श्ता रोज़ 4 जो वेव्स थी उसमें सबसे कम अफराद का इंतकाल रिपोर्ट हुआ था, एज इन जब वेव चल रही होती है, लेकिन आज फिर 16 अफराद का इंतकाल हुआ है और 622 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। ऑन द कॉन्ट्री आई वाज रीडिंग अप, और रशिया से आपने भी हमें बताया था मजीद सख्तियों का मॉस्को में ऐलान किया गया है, क्योंकि वहाँ कोविड-19 कोरोना वायरस रैम्पेंटली फैल रहा है, बहुत तेज़ी से ये वबा फैल रही है। बरतानिया में भी बाय द वे कोई बहुत कम केसेस नहीं हैं, वहाँ भी अच्छे ठीक ठाक केसेस हैं। मतलब आप सोचें कि इतने स्ट्रिंजेंट किस्म के उनके मेजर्स हैं। मॉस्को के मेयर ने ये कहा है कि 60 साल से अगर आपकी उम्र ऊपर है तो आपको घर में ही रहना है, मतलब कि आप 4 माह के लिए एटलीस्ट, मतलब ये बड़े स्ट्रिक्ट किस्म के मेजर्स हैं। ज़रा अंदाज़ा करेंगे ये हम पे हो। वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू अ लॉकडाउन, सेवरल लॉकडाउन एक्चुअली, लेकिन बहुत से वो मुल्क बाय द वे जिन्होंने अपने आप को बिल्कुल क्लियर कर दिया था ऑफ कोविड, वो वापस कोविड की लपेट में आ रहे हैं। अनदर एग्जांपल इज ऑफ न्यूजीलैंड। अच्छा, एंड अनदर वेरिएंट हैज आल्सो बीन, उसके बारे में अभी ज़रा ज़्यादा हो रही है तहकीकात के भाई आ गया है AY 4.2। सो बरतानिया में डेल्टा का ही एक बिगड़ी हुई किस्म है, एक और बेड़ा गर्क को इसका, मतलब लिटरली वेरिएंट इज एक्चुअली अ म्यूटेशन। तो वो वायरस जो है वो अब किस शक्ल में, क्योंकि वायरस भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना रही होती है कि मैं भी रेजिस्ट कर सकूं कि आगे मेरे लिए क्या वैक्सीनेशंस एंड ऑल। बट एनीवे, टॉकिंग ऑफ द कंट्री, सो न्यूजीलैंड इज आल्सो वन ऑफ दोस कंट्रीज जिसने कुछ काफ़ी महीने पहले ही अपने आप को काफ़ी क्लियर कर लिया था और उन्होंने अपने SOPs वगैरह को रिलैक्स कर दिया था, लेकिन नाउ दे आर बैक टू बीइंग वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट इट। सो अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई अभी ये वबा दुनिया से ख़त्म नहीं हुई है, और हमने पहले भी देखा बरतानिया में वबा फैलती है तो फिर अल्टीमेटली ये साउथ एशियन ममालिक में भी आ ही जाता है उसका वेरिएंट, क्योंकि ट्रैवल बहुत लोग करते हैं बैक एंड फोर्थ। सो ख्याल कीजिए, एहतियात कीजिए, जो सिविल एविएशन अथॉरिटीज़ हैं एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग और टाइट कीजिए। मेक श्योर दैट नोबडी हु इज़ इन्फेक्टेड मेक इट टू द कंट्री, पाकिस्तान में आए, और हम दुआ कर सकते हैं और एहतियात कर सकते हैं। साथ ही एक और मसला है जिसके बारे में हम फिर तफसील से अगले घंटे में बात कर लेंगे। भाई गैस नहीं आ रही है, आ ही नहीं रही है गैस। मतलब एंड जब खाने बने, आई एम सो ग्लैड कि आपने अभी वो रेस किया, क्योंकि इसमें ज़रा हम अपनी कहानियाँ भी आपको बता दें कि उस वक्त जब आपका खाना दोपहर का, एटलीस्ट मेरे घर का ये सिचुएशन है कि वो बन रहा होता है तो गैस बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। आप एक चूल्हे के अलावा तो कोई और चूल्हा 2-3 तो ऑन कर ही नहीं सकते ना, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है रोटी पकने में। आपको पता है हमारी चपाती, हमारी रोटी ऐसी है कि उसको बड़ी तेज़ आग पे पकती है, तो वो तो आउट ऑफ द क्वेश्चन हो चुका है। रोटी नहीं पक पा रही है, आई नहीं है गैस, और ये मुसलसल। हाँ, अभी तो कराची में बाय द वे AC तक चल रहे हैं, लेकिन गैस बिल्कुल नापैद हो चुकी है। गीज़र तो एक ख्वाब ख्याल ही नज़र आता है, क्योंकि हर थोड़ी देर बाद जब गैस प्रेशर लो होता है तो गीज़र बंद हो जाता है
और शुरू में तो मैंने प्रैक्टिस की कि जब भी बंद होता था उसको खोलने जाता था दोबारा। मैंने कहा अब तो ये गैस प्रेशर ही इतना लो है कि कोई फ़ायदा ही नहीं है दोबारा ऑन करने का, लेकिन रोटी नहीं पक पा रही है और हार्डली पकना भी एक मुहाल हो चुका है। और फिर उसका ऑल्टरनेटिव क्या होता है कि आप, बिकॉज माई मदर ऑफर्ड मी कि मेरे पास एक छोटा सा वो बिजली का चूल्हा है तो वो मैं तुम्हें भेज देती हूँ और तुम उस पर कर लो जो भी करना है, बट बिजली के हालात तो आपको पता ही है, आपके सामने ही है कि वो कितनी महंगी हो चुकी है। सो हर तरफ से, मतलब वी स्टार्टेड ऑफ विद डेंगी एंड कोविड एंड उसके बाद अभी तो हम पेट्रोल पे नहीं आए, वो अलग एक और स्टोरी है। तो हर चीज़ लगता है कि ज़रा मुश्किल, बहुत टफ है। खैर हमारे ये दुखड़े चलते रहेंगे क्योंकि माशाल्लाह मसाइल इतने ज़्यादा हैं। सो हम बलूचिस्तान असेंबली में जो अदम एतमाद की करारदाद पेश की गई है उससे पहले सबसे पहले आपको अपडेट कर दें कि बलूचिस्तान असेंबली की अक्सरियत ने वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करने की हिमायत कर दी है। अपोजिशन की तरफ से इल्ज़ामात भी लगे जनाब के कुछ अरकान गायब हैं, मिल नहीं रहे, राब्ता नहीं हो पा रहा। तहरीक पर रायशुमारी 25 अक्टूबर को होगी। तहरीक पेश करने के हक़ में 65 अरकान असेंबली में से 33 ने राय दी है और तहरीक बलूचिस्तान अवामी पार्टी के नाराज़ रुकन अब्दुर्रहमान खेतरान ने पेश की है तहरीक और 33 अरकान की हिमायत पर कहा कि फैसला तो हो गया है। असूलन तो फैसला हो चुका, अक्सरियत के बलबूते पर ये करारदाद आ गई है और इस ऐवान ने फैसला कर दिया है। गो के हमारे 5 आदमी मिसिंग पर्सन में आ गए हैं। ये बलूचिस्तान की रिवायत नहीं है किसी को आप मिसिंग करें, अगवा करें और उसको इस ऐवान को, इसके तकद्दुस को आप पामाल करें। ये हरगिज़ किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी। जाम साहब को स्टेप डाउन कर जाना चाहिए। इक़्तिदार के साथ चिमटे रहने से फ़ायदा नहीं है। हम तारीख़ में ये चीज़ लिखवाना नहीं चाहते कि ही वाज रिमूव्ड फ्रॉम सीएमशिप। मैं इतना ही कहूँगा। अच्छा जी, इसके अलावा भी बड़ी डिटेल है और क्या क्या हुआ है ज़रा बैकड्रॉप भी आपको दें कि ऐवान में बीएपी के नाराज़ अरकान और अपोजिशन असेंबली में धरना भी दिया है और अपोजिशन का इल्ज़ाम था कि उनके 4 अरकान को हुकूमत ने हब्से बेजा में रखा है, उन्हें असेंबली आने नहीं दिया। कार्रवाई के दौरान असेंबली के 7 अरकान गैर हाजिर थे। लैला तरीन, बुशरा रिंद, अकबर अस्कानी, माजबीन शेरान और जीनत शाहवानी असेंबली ना पहुँचे और लाला अब्दुल रशीद, बिल्कुल सारे, इन सारी जो फहरिस्त मैंने दी है वो सारे नहीं पहुँचे और लाला अब्दुल रशीद ताख़ीर से ऐवान आए। पीटीआई के पार्लिमानी रहनुमा सरदार यार मोहम्मद रिंद मुल्क से बाहर हैं एक्चुअली और नाराज़ रुकन जो हैं ज़हूर बुलेदी का कहना था जाम कमाल एतमाद खो चुके, बेहतर है कि ओहदा छोड़ दें। इंशाअल्लाह ताला कल तक तो हम 40 थे। शाह साहब आए और नूर मोहम्मद उमर साहब आए, इनके आने से जो है हमें मज़ीद तक़वियत मिली और कुछ और दोस्तों के साथ राब्ते में हैं और इंशाअल्लाह ताला आपको हम सरप्राइज़ देते रहेंगे अब। अच्छा, उधर वज़ीर आला बलूचिस्तान पे भी मैं कहता हूँ आफरीन ही है कि वो अब भी पूरा एतमाद है कि वो कहीं जाने वाले नहीं हैं और 4-5 दिन में फ़ैसला हो जाएगा। जब इतना एक पॉलिटिकल केओस हो और फिर भी आप डटे हुए हों कि आपने कुर्सी नहीं छोड़नी। इससे पहले भी तहरीक अदम एतमाद के मामलात आए हैं बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान असेंबली में, लेकिन उससे पहले ही वज़राए आला अपनी सीट से अलग हो जाते हैं। लेकिन माशाल्लाह ये बड़े कंसिस्टेंट हैं। खैर उन्होंने क्या कहा है सुन लीजिए। जी बिल्कुल, आज तहरीक अदम एतमाद का जो टेबल होने जा रहा है इस पर बहस भी शायद होगी और फिर स्पीकर साहब जो हैं वो दिन मुकर्रर करेंगे कि वोटिंग का दिन 3 दिन बाद होता है या फिर 7 दिन बाद होता है। तो इंशाल्लाह उसी सिलसिले में हम भी इधर ही आए हैं। तो देखिए, सियासत में तो सब पुरएतमाद है और मेरे ख्याल से पुरएतमादी होनी भी चाहिए, सियासत में यही है। और असल जो बात है वो इंशाल्लाह वोटिंग के दिन ज़ाहिर होगी, जो हकीकत को इंशाल्लाह बयान भी कर देगी। अच्छा जी, रात को क्या हुआ? रात को जाम कमाल के एक और साथी सूबाई वज़ीर नूर मोहम्मद उमर ने भी इस्तीफ़ा दे दिया और बीएपी के नाराज़ अरकान ने अपना पार्लिमानी लीडर जाम कमाल के बजाय ज़हूर बुलेदी को बनाने के लिए दरख्वास्त स्पीकर के पास जमा भी करा दी है। सो ये सारी सूरत हाल है और जाम कमाल रहते हैं या जाते हैं, फैसला लेट्स सी 25 अक्टूबर तक हो जाएगा। लेकिन एक पॉलिटिकल क्राइसिस की सूरत हाल है और अब से नहीं, काफ़ी हफ्तों, काफ़ी महीनों से है और अब ये तहरीक अदम एतमाद लिटरली पेश की गई है। जो मंजरनामा नज़र आ रहा है उसमें तो ऐसा लगता है कि जी का जाना ठहर गया है और इनको ओहदे से अलग होना ही पड़ेगा, लेकिन अभी भी वो मुसिर हैं कि वो बच जाएंगे। लेट्स सी क्या होता है।
अच्छा, लेकिन एक और बात ये भी है कि अगर इतना नो कॉन्फिडेंस शो किया जा रहा हो तो आप में और आपको एक रिक्वेस्ट भी की जा रही है और शायद बनता भी यही है कि आप खुद ही कुर्सी छोड़ दें। ये वैसे एग्जाम्पल कम ही हमने देखे हैं। नहीं, बलोचिस्तान में हमने देखा, अख्तर मिंगल साहब वाला मामला था, हमने देखा है कि जब तहरीक आदम एतमाद वाला मामला होता है तो खुद ही आप ओहदे से अलग हो जाते हैं। लेकिन जाम कमाल साहब जो है वो कह रहे हैं कि जनाब नहीं, वो इंसिस्ट कर रहे हैं कि वो नहीं अलग होंगे। और कल जो अपोजिशन है जिसने तहरीक आदम एतमाद में ऑलमोस्ट अपनी अक्सरियत साबित भी कर दी, ऑलमोस्ट क्या साबित कर भी दी है, उसके बावजूद ये कॉन्फिडेंट हैं कि जनाब जब वोटिंग होगी तो नतीजा कुछ मुख्तलिफ होगा। लेट्स सी क्या होता है। फिर लाला अब्दुल रशीद साहब जो पहले नहीं आ रहे थे फिर बाद में आ गए, उनसे भी कुछ हक़ाइक़ मालूम होना ज़रूरी है कि जनाब वो कहाँ थे, कहाँ नहीं थे, और बाकी जिन लोगों से रब्ता नहीं हो पा रहा था उनसे रब्ता हुआ नहीं हुआ, ये भी एक अहम सवाल है। लियाकत शहबानी साहब तर्जुमान हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत साहब, अब बताइएगा कि हुकूमत के दावे अपनी जगह हैं लेकिन तहरीक आदम एतमाद असम्बली में आ गई है, माशाल्लाह बड़े कंसिस्टेंट हैं जाम कमाल साहब कि दुनिया इधर से उधर हो जाए वो टस से मस नहीं होंगे। तो इब्तदाई मरहले में तो अपोजिशन ने अपनी अक्सरियत दिखा भी दी है, आपको लगता है कि अभी भी वोटिंग में नतीजा कुछ मुख्तलिफ निकलेगा? जी, वोटिंग का दिन जो है, चाहे तहरीक आदम एतमाद के हवाले से हो, जनरल इलेक्शन हो, लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन हो, वोटिंग की अपनी साइकी है, अपना दिन है, उसका अपना तरीक़ाकार है। और वोटिंग अभी होना है 25 अक्टूबर को। वोटिंग जिस दिन होगा इंशाल्लाह, मैं तो बारहा बता चुका हूँ गुज़िश्ता तकरीबन 1.5 माह से, जाम कमाल साहब टॉक शो में बताते रहे हैं कि इंशाल्लाह इस दिन जो है, जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो मोशन है ये डिफीट होगी, इसको शिकस्त फाश होगा। कल भी वही ये बता रहे थे, आज भी मैं आपको इंशाल्लाह ये बताऊँ। उसकी वजह है, वजह ये है उस कंसिस्टेंसी का, वो अक्सरियत जो हमारे साथ है, हमारी अक्सरियत हमारी कुव्वत है, हमारी ताकत है, हमारे इत्यादि हमारी ताकत है। अब भी कल जो आप बता रहे हैं, कल जो 33 का नंबर आपको दिखा उसमें 24 MPs तो सिर्फ अपोजिशन के हैं, जबकि बाकी 32 जो है, जो जाम कमाल साहब के साथ हैं, वो सिर्फ हमारे अपने कोलिशन पार्टनर्स हैं। अब रही बात 25 अक्टूबर की, तो 25 अक्टूबर तक हमारे बहुत सारे नाराज़ दोस्त इंशाल्लाह वो भी मान जाएंगे, वो भी हमारे सपोर्ट में आएंगे। और इसके अलावा एक नई बहस जो अपोजिशन के सफ़ों में शुरू हुई वो ये कि PDM के कुछ MPs का ये ख्याल है कि बाप पार्टी जो उनकी मुखालिफ पार्टी है और PTI की जो है कोलिशन पार्टनर है, उनके तरीके आदम एतमाद को भला हम वोट कैसे देंगे या उनके CM को हम वोट कैसे देंगे। तो वो सवालात अपनी जगह, बहरहाल हमारी जो कारकर्दगी है, जो परफॉर्मेंस है, जो इत्यादि है, वही हमारी कुव्वत है। अच्छा, एक और मामला, बड़ा संगीन मामला सामने आया है, उस पे अच्छा शहबानी साहब, ये भी आप जरा एक्सप्लेन कर सकते हैं क्योंकि इस पे तो जरा परेशानी भी है कि ये क्या हो रहा है। तो ये बताएं कि आदम एतमाद वालों का ये बड़ा संगीन इल्ज़ाम आप कह लें सामने आया है कि उनके 4-5 मेंबरान जो हैं वो लापता है या लापता कर दिए गए हैं। तो ये ज़रा अजीब बात है। और शहबानी साहब, आप हमारे साथ हैं, आप बता सकते हैं, ये लोग मुखालिफ सही लेकिन बहरहाल मेंबरान पार्लियामेंट हैं, तो ऐसा क्या लग रहा है कि क्या हुआ इधर? देखिए, ये संजीदा इल्ज़ाम नहीं बल्कि इंतहाई गैर संजीदा रवैया है, इंतहाई गैर संजीदा कलमात असम्बली फ्लोर पे सुनने को मिले। और सीनियर वहाँ पर जो पॉलिटिशियन है, अपोजिशन लीडर, वो जो अराकीन की जो तकद्दुस है, इस्तेहकाक है, उसको इस तरह पामाल किया कि उनके अलावा यानी किसी को ये हक नहीं है कि अपनी मर्ज़ी से असम्बली आएँ या ना आए, किसी को वोट दें या ना दें। भला आप अराकीन के हवाले से ऐसे गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल ही कैसे कर सकते हैं कि उन्हें यरगमाल बना दिया गया या लापता कर दिया गया? तो सर, ये किधर थे सारे? बुशरा रिंद साहिबा, लैला तरीन साहिबा और ये समाजुबीन शीरानी किधर थे सारे? इसके अलावा सरदार याबर मोहम्मद रिंद साहब भी नहीं थे, जिया लांगा साहब भी मेरे नहीं थे, बहुत सारे अराकीन नहीं आए। नहीं, इनसे तो राब्ता भी नहीं हो पा रहा था ना किसी का। उनकी मर्जी नहीं। बाद में जो है जो लाला रशीद है वो तो पहुंच गए, थोड़ी इनको जल्दबाजी में बहुत थी जी, वो पहुंच गए। और मैडम जो है बुशरा साहिबा ने बता दिया, वो इस्लामाबाद में है, अलील है, उन्होंने दुआओं की भी दरख्वास्त की है। मतलब इसमें बात ही क्या है, भले वो ना आए, चले नहीं आए, इसमें अपोजिशन वालों को या जो कल चीख रहे थे उनको तकलीफ क्या है, प्रॉब्लम क्या है? आईन में कहाँ दर्ज है
कि असम्बली के किसी भी सेशन में तमाम अराकीन उनकी मर्जी के मुताबिक आएंगे। रूल ऑफ बिजनेस में ये कहाँ दर्ज है? नहीं सर, ये दर्ज तो नहीं है, लेकिन अगर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है या ये खदशा भी जाहिर किया जाता है कि खुदा न खास्ता कहीं किसी ने रोक लिया है या मिल नहीं रहे हैं, ये राब्ता नहीं हो रहा है या लापता हो गए हैं, इनफैक्ट लापता होने की टर्म इस्तेमाल की गई फ्लोर ऑफ द हाउस पे, तो ये बड़ा सीरियस कंसर्न बन जाता है फिर। जी बिल्कुल गैर संजीदा किस्म के इल्ज़ामात थे। वो हमारे दोस्त हैं, हमारे राब्ते में रहे, कल वो नहीं आए और इंशाल्लाह 25 अक्टूबर को। अच्छा सर, अब ये बताइएगा कि काफ़ी ये जाहिर है, ऐसा लगता है कि एक टग ऑफ वॉर है, एक सियासी रस्साकशी है जो चल रही है। जाम कमाल साहब अपनी सीट छोड़ने को तैयार नहीं है, नाराज़ अरकान हैं, अपोजिशन है जो कहती है कि जनाब हमने अक्सरियत अपनी साबित वैसे ही कर दी है। 25 को खैर और सूरत हाल वाज़े हो जाएगी, लेकिन हक़ाइक़ को अगर देखें तो ज़रा बचना मुश्किल लग रहा है। ऐसे में फिर भी इस्तीफ़ा ना देना तो ये सिस्टम को चैलेंज करने वाली बात नहीं है। ऐसे में अगर रह भी गए तो काम क्या करेंगे या क्या हो सकता है इन हालात में? काम उसी तरह करेंगे जो 3 सालों में की है। और ये जो आप बता रहे हैं कि लगता ये है कि बचना मुश्किल है, अपोजिशन की तादाद ज़्यादा है, कहाँ से ज़्यादा है? वो तो 42 का दावा कर रहे थे कल सुबह तक, वो 42 33 हो गए। सर आपके लंच में कितने लोग आए थे? 33 सिर्फ 23 रह जाएंगे। जी आपके लंच में कितने लोग आए थे? लंच में अभी सुबह नहीं, कल की बात जो कर रहे हैं हम, कल जो जाम कमाल साहब ने लास्ट लंच किया था, होस्ट या डिनर था, लंच था, उसमें कितने लोग मौजूद थे? कितनों के? हाँ, कल लंच में हमारे कल कितने लोग दोस्त आए थे और सब नहीं आए थे। 18 थे शायद। इसलिए नहीं दिया था कि हम लोगों को, नहीं हमने तो पावर शो के लिए तो नहीं किया। अच्छा, वैसे ही किया था, एक रूटीन का लंच है। अच्छा अब्दुल्ला, एक और बात। जी सर। अब्दुल्ला ये सुने, ये वैसे अजीब कल्चर, बड़ा अफसोसनाक कल्चर प्रमोट हो रहा है कि किसी को डिनर पे बुलाएं और खाना खिलाएं और ये उम्मीद बांधें कि कल वो आपकी मर्जी से आएंगे, आपको वोट देंगे या आपकी मर्जी से आके आपकी बात सुनेंगे। ये अजीब कल्चर है, ये तो हमारे नॉर्म्स के खिलाफ है। किसी को खाना खिला के और उससे ये तवक्को वाबस्ता करना, उस पे जो है ना कैंप वाज़े हो जाता है ना कि नहीं कोई आ रहा नहीं आ रहा, एसर्ट करना। वो तो चले आप वैसे अपनी राय दे रहे हैं, लेकिन होता एग्जैक्टली इसी तरह ही है, क्योंकि जो आते हैं और वो ही आते हैं जो आपकी साइड पे होंगे, और वो जो नहीं आते वो बड़ा क्लियर कट एक मैसेज होता है। किसी से नाराजगी चल रही हो तो दावत पे क्यों आएगा कोई? दावत पे बुलाते, हम भी जाते, मैं भी जाता, जाम साहब को बुलाते जाता। इसी बीच में हमारे कुछ नाराज दोस्त हैं, एक के जो है घर में कोई शादी थी उनकी साहबजादी की, उन्होंने कार्ड भिजवाए थे। हमारे जो दोस्त हैं जो इस कैंप में हैं जाम साहब के साथ, वो भी गए थे। तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो उसके साथ मिल गए? तो ये अजीब बात है। मेरे ख्याल में इस तरह का कल्चर प्रमोट नहीं करना चाहिए। हमें नाराज़गी है, कोई दुश्मनी नहीं है। दावत में लोग एक दूसरे के आते जाते हैं, उससे ये उम्मीद वाबस्ता लगा कर लेना कि जिसने मेरा खाना खाया, जिसने मेरे निवाले खाए, वो मुझे वोट भी दे। मेरे ख्याल में ये गैर मुनासिब है। एनी हाउ, जो कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका है वोटिंग का, वो तो 25 को हो ही जाएगा सर। चलें, गुड लक फॉर दैट सर। फैसला होगा, गुड लक फॉर दैट। आप भले जलसा करें, जुलूस करें, दावतें रखें, मीडिया शोज करें, मीडिया टॉक्स करें, लोगों को इकट्ठे करें, लोगों को दिखाएं, उसका इतना अहमियत नहीं है। अहमियत है तो 25 अक्टूबर का, जिस दिन इस पे वोटिंग होगी और इंशाल्लाह उस दिन जो ये नो कॉन्फिडेंस का मोशन है ये डिफीट हो जाएगा। चले हम अगर डिफीट हो जाएगा, अगर नहीं होगा तब भी दोनों सूरतों में सर हम आपसे 26 को फिर बात करेंगे और फिर तब तक के लिए आपसे इजाजत लेते हैं। थैंक यू सो मच, गुड लक फॉर योर कैंपेन और फॉर योर कन्विंसिंग दैट यू आर ट्राइंग टू डू। आप कह रहे हैं कि जनाब जो नाराज हैं उनको राजी कर लेंगे। वो बड़े कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। एक्चुअली उन्होंने तो ऑलमोस्ट डिसमिस कर दिया कि ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है। तो वी विल ऑल सी ऑन 25 और फिर ऑफ कोर्स 26 पे को बात भी कर लेंगे, जिस तरह अब्दुल्ला आपने कहा है। लेकिन वी आर चेंजिंग द मूड ओवर हियर। लंच पे वैसे लोग यूजुअली दावतें इन मौक़ों से पहले इसीलिए करते हैं 100% कि जरा शो ऑफ पावर हो जाए। साहब की वैसे मासूमाना ही सोच मैं इसको कहूंगी कि उन्होंने सोचा वैसे भी आ जाते हैं लोग, नहीं कोई मकसद होता है तो आते हैं। बिल्कुल ही कल दोपहर के अगर लंच की बात हो रही है तो काफ़ी स्ट्रेंथ ज़रा कम थी उस पर। और एक इंतहाई नॉजिएटिंग सा ट्रेंड है जो सोशल मीडिया पे हमने देखा, और अफसोस की बात यह है कि सहाफ़ियों को टारगेट अननोन फेसेस, अननोन अकाउंट्स की तरफ से तो किया जाता था, लेकिन जब बरसरे इक़्तिदार सियासी जमातें उस ट्रोलिंग का हिस्सा बन जाएं या उस
पर्सनलाइज्ड वेंडेटा का ऐसा लगे कि पार्ट हैं, उस पर ज़्यादा अफसोस और रंज होता है। अजीब सी बात वैसे ये तो लगती है, बट एनीवे चलो शुरू करते हैं और आपको समझ आ जाएगी। आपने कहा है कि अजीब सा ट्रेंड है, और ये अजीब सा ट्रेंड कोई इतना नया भी नहीं है, क्योंकि ये हमने देखा है कि इट इज़ ओनली गेनिंग स्ट्रेंथ दीज ट्रेंड्स। आपको बताएं, क्योंकि जब ऊपर से नीचे के लिए एग्जाम्पल सेट की जाती है, जब ऊपर से ये सिलसिला शुरू हो तो नीचे तो और ज़्यादा फिर तक़वियत मिलती है इस तरह के ज़ुबान दराजी को, इस तरह के पर्सनल अटैक्स। तो आपको बताते हैं, और ऑफ कोर्स वी हैव गेस्ट टू स्पीक ऑन दैट, क्योंकि हम समझना भी चाहते हैं कि एक्चुअली हो क्या रहा है कि पाकिस्तान में सहाफ़त और इजहार राय की आज़ादी को अब भी बर्दाश्त नहीं किया जाता। अजीब बात यह है कि सोशल मीडिया पर सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ ट्रेंड्स और मुनज़्ज़म मुहिम जो है वो चलाने के पीछे आम तौर पर जमहूरी इक़्तिदार की दावेदार सियासी जमातें ही होती हैं। ये एक्चुअली अब्दुल्ला जो आप मेंशन कर रहे थे, ये ज़्यादा ख़तरनाक किस्म की बात है। और आपको ये भी बताएं कि 18 अक्टूबर को आज़ादी सहाफ़त के अलमबरदार बिलावल भुट्टो एक जलसे से खिताब में ख़ुद मीडिया के बारे में इंतहाई सख्त ज़बान जो है वो इस्तेमाल करते नज़र आए, जो कि हम आपको सुनाना भी चाहते हैं। मेरा इस मुल्क के अवाम से अपील है कि आप इस मीडिया की किरदार कशी पे यकीन ना करें। आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ भौंकने वाले के बातें पे ना चले। मेरा आपसे वादा है कि जब और पीपी का हुकूमत आ रही है। अच्छा, ये चॉइस ऑफ वर्ड्स क्या होती जा रही है, ये भौंकने वाले, और ये व्हाट इज दिस? ये आपके जो जलसे होते हैं ना, उनके लिए तो आपको बड़ी वाह और तालियां मिल जाएंगी, बट व्हाट ट्रेंड आर यू सेटिंग बाय यूजिंग दीज वर्ड्स? ये भी एक वैसे तो सोचने वाली बात है। और भी बड़ी बिलावल साहब के लिए कि आप बीबी के फुटस्टेप्स आपके लिए फॉलो करने चाहिए आपको, और सर्टनली एक्सपेक्टेशन भी है आपसे। सो दिस वाज नॉट राइट, unbecoming of you, very unbecoming of you actually। अच्छा जी, सीनियर सहाफ़ी मगर जिनसे खैर जिनकी तरफ से ये सिलसिला जारी है उनकी बात कर लेते हैं, और अब से नहीं कब से जारी है। सीनियर सहाफ़ी आसमा शिराजी तहरीक इंसाफ के निशाने पर हैं, इस मरतबा वो निशाने पर हैं। कुछ दिन पहले गरीदा फारूकी निशाने पर थी, उससे पहले कोई और निशाने पर होता है, तो ये सिलसिला चलता ही रहता है माशाल्लाह बरसर इक़्तिदार जमात की तरफ से। अपनी ताज़ा कॉलम और एक पुरानी वीडियो की बुनियाद पर उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का सामना है। एक वीडियो जो कि एक लिटरली एक टेलीफोनिक इंटरव्यू की सी सूरत है, जिसमें मियाँ साहब के साथ भी लोग बैठे हुए हैं और आसमा जो स्पीकर पे बात कर रही हैं उनके साथ भी सहाफ़ियों का एक जमघट्टा है, ठीक है। लेकिन बड़ा मतलब और उस वीडियो का जो कंटेंट है उसमें भी आप अगर गौर से सुने तो बहुत से सवालात उस पे भी जन्म लेते हैं, और एक इंटरव्यू नशर ना होने की बात हो रही है, जिससे इटसेल्फ बहुत से क्वेश्चंस रेज हो जाते हैं। नहीं, और वीडियो इस तरह दिखाई जा रही है जैसे बड़ी कोई एक्सक्लूसिव चीज़ है। वहाँ 36,000 और लोग भी बैठे हुए हैं, कोई एक्सक्लूसिव नहीं है, और आवाम बड़ी अच्छी तरह जानती है, तो ये तासुर देना भी इज ऑल्सो रॉन्ग, बट कैरी ऑन। अच्छा जी, अफसोस की बात यह है कि आसमा शिराजी पर तनकीद में वज़रा और पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट्स भी पेश हैं, और सबसे पहले तो आपको पता ही है कौन होता है इसमें। सबसे पहले छलांग मारता है कीचड़ में शहबाज गिल साहब, और शहबाज गिल साहब के निशाने पर रही है। उसके बाद फिर पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट्स, जो लिटरली ऐसा लगता है पढ़ के कोई 16 साल के नौजवान बच्चे बच्चियां जो है ना उनसे ये चलवाए जा रहे हैं अकाउंट्स, प्रॉबली यस। और इससे पहले आपको याद है जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में वज़ीर तवानाई हम्माद अज़हर को गैस बहरान पर आईना दिखाया गया, तो वो जवाब देने से कतराते रहे। ये भी आप सुन लें। और बाय द वे शीरी मज़ारी और उनकी साहबजादी की भी एक तकरार सी है सोशल मीडिया पे जो हुई है ना, हाँ, इसी आसमा शिराज़ी वाले मामले को लेकर। वैसे हम ये शीरी मज़ारी साहबा को ज़रूर क्रेडिट देना चाहेंगे कि उन्होंने इतना एम्पावर किया अपने बच्चों को कि आज वो हक और सच के साथ, क्योंकि बड़े ऐसे ट्रेंड्स भी चल रहे थे कि क्या ये दोनों घर में बात नहीं करते, लेकिन घर में तो बात करते होंगे, लेकिन व्हाई नॉट इन फ्रंट ऑफ द होल वर्ल्ड, और बताया जाए कि इख्तिलाफ राय जो है वो आपके घर के अंदर भी हो सकता है, एंड यू कैन एक्चुअली स्टिल को एग्जिस्ट। तो ये 2-4 चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा हो रही थी, और जिस तरह के हम आपको बता रहे हैं कि ये इससे पहले से ये ट्रेंड्स चलते आ रहे हैं, बट दे नीड टू स्टॉप, और एटलीस्ट उनके बारे में बात होना बहुत ज़रूरी है कि ये क्यों हो रहा है और ये क्यों गलत तरफ जो है। अच्छा, शाहज़ेब के खिलाफ बिल्कुल ही बेसलेस सी मुहिम चलाई गई। इन अखलाकियात से आ रही इन ट्रोल्स को वज़ीर आज़म के तर्जुमान शहबाज गिल खुद लीड करते थे। राय से इख्तलाफ का सबको हक है, लेकिन बदतमीज़ी किसी को नहीं करनी चाहिए। हरासा करना, धमकाने का कोई जवाज़ नहीं बनता। अगर किसी फरीक पर को खुद पर लगाए जाने वाले, अव्वल तो डायरेक्टली कोई इल्ज़ाम किसी का नाम लेकर लगाया नहीं जा रहा है। इल्ज़ामात तो माशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक
इंसाफ की एक तवील फहरिस्त है लोगों का नाम लेकर उन्हें ऑब्जेक्टिफाई करने और इल्ज़ामात लगाने की। कल तो मैं वो देख रहा था कि 35 पंचर वाली जो बात थी जिसे वज़ीर आज़म एक सियासी बयान करार दे चुके थे और डॉक्टर शाहिद मसूद भी उस पर माजरत कर चुके हैं और उन्होंने कहा जी उनको एक कबूतर ने बताई थी, उसके बाद वो कबूतर गायब हो गया और मिल नहीं रहा, लापता है। तो जब इस तरह की बयानात आपके क्रेडिट पे हों और आपका जो किताब हो वो ऐसी चीज़ों से भरी पड़ी हो जिसमें फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा और ज़ाती इल्ज़ामात जिसकी कोई हैसियत ना हो, हकीकत ना हो, तो फिर आप कैसे दोबारा से दूसरों के खिलाफ ये सारा सिलसिला शुरू कर सकते हैं? हम आपको ये भी अभी कुछ अर्सा पहले हम डेफेमेशन केसेस की बात कर रहे हैं। आपको पता है कि यूके में 2 बड़े डेफेमेशन केसेस पाकिस्तान के हवाले से हुए हैं जिनके वर्डिक्ट्स भी आए हैं। तो यहाँ पाकिस्तान में भी वो लॉज जो है एग्जिस्ट करते हैं और हम सवाल भी ये उठाना चाहते हैं कि अगर किसी को इतनी प्रॉब्लम हो कि ये हमारे ऊपर एक आंच आ रही है एंड दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज फेक, तो देयर आर द कोर्ट्स ओवर देयर एज वेल। और कोर्ट्स में जाके आप कोर्ट के तहत आपकी इज्जत पे आपको लगता है कि हर्फ आया है तो फौजदारी और दीवानी दोनों मुकदमात कायम कर सकते हैं जिस पर कैद, हरजाना, मुआफी सब कुछ हो सकता है। हद तक इज्जत ऑर्डिनेंस 2002 और पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट भी मौजूद है। सो कवानीन की फहरिस्त हमने आपको बता दी है, आपको ये पेटी टैक्टिक्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वज़ीर आज़म इमरान खान खुद बरतानिया के कवानीन की मिसालें देते हैं। आप पाकिस्तान में हद तक इज्जत के कवानीन का सहारा लें और किसी भी माशरे में सहाफ़ियों के साथ ऐसा रवैया सर्टनली काबिल मजम्मत है और जमहूरियत को नुकसान पहुंचाता है। बाय द वे ये सब अच्छा जी, कुछ क्रेडिबल वॉइसेस हमारे साथ हैं और हम जरा ओपिनियन भी लेना चाहेंगे। सबसे पहले वी हैव वेल रिप्यूटेड वेल नोन जर्नलिस्ट बेनज़ीर शाह हमारे साथ हैं। बेनज़ीर और मज़हर अब्बास भी हमें ज्वाइन करेंगे। बेनज़ीर, पहले मैं आपसे पूछती हूँ क्योंकि ख़वातीन तो ख़ास तौर पे जब ट्रोल होती है ना तो उनका लेवल बिल्कुल कहीं और ले जाया जाता है और उनको हर तरीके से कैरेक्टर असैसिनेशन जो करनी होती है वो करते हैं, ना सिर्फ प्रोफेशनली बट पर्सनली भी। तो आपसे ये पूछना चाहेंगे कि सहाफ़ियों को हरासा करने और धमकाने का सिलसिला कभी लगता है कि कुछ सुस्त भी पड़ गया है लेकिन उसके बाद एकदम से ज़ोरों शोर से दोबारा उठ जाता है। तो एक कॉलम की ज़ुबान या तहरीर पर एतराज़ हो सकता है लेकिन कॉलमनिस्ट के साथ जो सलूक हो रहा होता है क्या उसकी कोई जस्टिफिकेशन आपको नज़र आती है? क्या जस्टिफिकेशन है? देखिए, आसमा शराजी साहिबा ने ऐसा क्या अपने आर्टिकल में लिख दिया था? क्या उन्होंने किसी का नाम लिया? नहीं। तो एक तूफान पूरे मुल्क में ऐसा लगता है कि आ गया है सोशल मीडिया पे। एक ओपिनियन पीस था, एक कॉलम था उनका, एक ओपिनियन आर्टिकल था, आपको नहीं पसंद आया आप ना पढ़ें। बल्कि जो तनकीद भी कर रहे हैं और जो आसमा शराजी साहिबा को ट्रोल कर रहे हैं ऑनलाइन, उन्होंने भी मेरे ख्याल से खोल के पढ़ा ही नहीं है इस आर्टिकल में लिखा क्या है। मतलब जिस किस्म की ट्रोलिंग हो रही है और जिस किस्म की ज़बान इस्तेमाल की जा रही है आसमा शराजी साहिबा के खिलाफ और जिस किस्म की वीडियोज़ बनाई जा रही है, ये कोई अनोनिमस अकाउंट्स की थ्रू नहीं हो रहा कि कोई अनोनिमस अकाउंट जिनका हमें पता ना हो कि ये कौन है इसके पीछे। ये आपके हुकूमती वुज़रा, हुकूमती ओहदेदार हैं जो ऑनलाइन ट्विटर पे ट्रोल कर रहे हैं। बल्कि यहाँ तक कि आपके जो मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स है शीरी मजारी साहिबा, वो भी आसमा शराजी साहिबा को ट्रोल कर रही हैं और उस अदारे को भी ट्रोल कर रही हैं जिन्होंने ये आर्टिकल पब्लिश किया। तो जिस मुल्क में आप मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स से ये तवक्को नहीं रख सकते कि वो आपको इंसाफ दिलाएंगी या आपके लिए आवाज़ उठाएंगी, तो मेरे ख्याल से हम सहाफ़ी पर किस तरफ देखें? आई वंडर, एक खातून होने के नाते उन्हें एक खातून को हिरासा करने का मामला नज़र नहीं आ रहा। आप बताइएगा, और ख़ुद भी सहाफ़त में कितना उनका ज़बरदस्त करियर रहा है शीरी मज़ारी साहिबा का। सो दैट रेज़ेस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। अब बताइएगा बेनज़ीर के ये बात वैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तक ऐसा लगता है कि अब महदूद नहीं है। अब बिलावल भुट्टो साहब ने जिस तरह जलसे में एक ज़बान इस्तेमाल की, दैट वाज नॉट रियली एक्सपेक्टेड ऑफ हिम। तो पीपल्स पार्टी का कैरेक्टर तो ऐसा था नहीं, अचानक आपको लगता है कि क्या हुआ वहाँ पर? मेरा नहीं ख्याल है कि कोई भी हमारे मुल्क में कोई भी ऐसी सियासी जमात है जो मीडिया की आज़ादी में यकीन रखती है या उसको यकीनी बनाना चाहती है। मुस्लिम लीग नून के दौर में आपको याद होगा पैका जैसा कानून आया और पीपल्स पार्टी में तो बड़ी डिसअपॉइंट हुई हूँ बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जिस किस्म की ज़बान इस्तेमाल की है। वो बड़ी ह्यूमन राइट्स की बातें करते हैं और हम उनको बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। कभी कभी वो बड़ा बोल्ड किस्म का एक स्टैंड लेते हैं ह्यूमन राइट्स पे, वो सेंसरशिप की बातें करते हैं। बल्कि
बल्कि पिछले साल जब हम कुछ खवातीन सहाफ़ियों ने एक स्टेटमेंट निकाली थी ऑनलाइन अब्यूज़ और ट्रोलिंग के बारे में, जो हुकूमती ओहदेदार जिस तरह ट्रोल कर रहे थे खवातीन सहाफ़ियों को, तो हमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने नेशनल असेंबली की कमेटी में बुलाया था, हमारी स्टेटमेंट्स उन्होंने सुनी थी, हमारा साथ उन्होंने दिया था। तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि वो इस किस्म की ज़बान इस्तेमाल करेंगे। बहुत मेरे ख्याल से बहुत डिसअपॉइंटिंग बात है कि कोई भी सियासी जमात नहीं है हमारे मुल्क में जो मीडिया की आज़ादी के लिए खड़ी होगी। वी टोटली एग्री विद यू बेनज़ीर, और ख़ास तौर पे जब इस किस्म की ज़बान इस्तेमाल की जाती है बड़ी एक क्लियर डिवाइड आपको नज़र आ जाती है। ख़ास तौर पे अगर हम सोशल मीडिया की बात करें, ऑनलाइन तो एक इट्स अ वॉर जोन ऑल टुगेदर। ऑब्वियसली अगर देखा जाए तो देयर मस्ट बी मिलियंस ऑफ ओपिनियन इन द कंट्री, अगर एक मुल्क को देखा जाए, लेकिन ऑनलाइन जो 100,000 को इस किस्म की भी जब आपको फीडबैक बैकलैश आती है तो आपको एक ट्रेंड जो है वो बढ़ता हुआ नज़र आ जाता है। बाय द वे हम अभी शहबाज गिल की बात कर रहे थे, बिलावल की भी चॉइस ऑफ वर्ड्स की बात कर रहे थे, बड़ा ट्रंप एरा की कुछ चीज़ें रिमाइंड हमें करना स्टार्ट हो गए हैं कि जो चीज़ नहीं पसंद आई उसको मतलब शूट द मैसेंजर, सुना दो उसी वक्त। तो ये बड़ी अजीब किस्म की बात है, बर्दाश्त तो है नहीं। बेनज़ीर, फाइनली ये भी आपसे पूछना चाहेंगे ऑनलाइन ट्रोलिंग के हवाले से कि ऑनलाइन ट्रोलिंग जिस हद तक जा चुकी है ये बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर हो चुका है। पाकिस्तान में कवानीन मौजूद हैं जिनका हमने पहले जिक्र किया है, जिससे सहाफ़ी पर एतराज़ हो वो कार्रवाई कर सकता है, और जो ट्रोलिंग या हरासानी का शिकार हो वो भी कार्रवाई कर सकता है, लेकिन ये फोरम कोई इस्तेमाल नहीं करता। तो आपको क्यों लगता है कि मतलब देयर इज़ अ होल साइबर क्राइम यूनिट आउट देयर, FIA का, क्यों नहीं कोई इस्तेमाल करता? कौन सा फोरम है जो हमारे सहाफ़ियों के लिए बना है? कौन सा ऐसा कानून है जो हमारी तहफ़्फ़ुज़ के लिए बना है? या तो मुझे आप बता दें। हमें भी अक्सर कहा जाता है आप FIA के पास क्यों नहीं जाते? मुझे बताएं, आप सिर्फ आइन ले लें अपना, आइन में आर्टिकल 19 है, उसमें क्या लिखा हुआ है कि आपको इज़हार राय की आज़ादी होगी। एक लाइन है, आपको इज़हार राय की आज़ादी होगी। उसके बाद एक लंबी लिस्ट है कि आप इस चीज़ पे बात नहीं कर सकते, इस चीज़ पे बात नहीं कर सकते, इस चीज़ पे बात नहीं कर सकते, इस चीज़ पे बात नहीं कर सकते। तो ये किस किस्म की आज़ादी है? और जहाँ तक पैका की बात है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट है जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में आया था, ये जब आ रहा था मुझे याद है तब हमें कहा जाता था कि ये हम लाई खवातीन के लिए रहे हैं क्योंकि उनको ऑनलाइन हरासमेंट का सामना है, ब्लैकमेल का सामना है, तो उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम ला रहे हैं। मुझे बता दें आज तक कितनी खवातीन है जिनको इंसाफ मिला हो पैका के तहत, या कितने सहाफ़ी हैं जिनको इंसाफ मिला है पैका के तहत? अब गरीदा फारूकी का ही आप केस देख लें, वो कब से लड़ रही है, FIA में अपना केस लेके बैठी हुई है, कब से वो लड़ी हो, आज तक उनको इंसाफ नहीं मिला। तो कोई अभी ऐसा फोरम नहीं है, कोई ऐसा कानून नहीं है जो इंसाफ, जो सहाफ़ी। बेसिकली आपके कहने का मतलब है ये कवानीन आर मोर आई वॉश और इसमें कोई रियल या सीरियस इंटेंट नहीं है कि वाकई प्रॉब्लम सॉल्विंग की जाए, और इसलिए इसका ऑब्वियसली कोई फायदा भी नहीं होता। लेकिन अगर किसी को लग रहा है कि अव्वल तो किसी का नाम लिया नहीं गया, किसी भी आर्टिकल की हम बात कर लें, तो फिर इतनी ज़्यादा उस पर प्रॉब्लम होना भी एक सवाल इन इटसेल्फ है ना। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। अच्छा, देयर आर सो मेनी पॉइंट्स ऑफ व्यूज ऑन दिस। ये डिबेट अगर छिड़ ही रही है तो ठीक है, छेड़ देते हैं। मतलब अगर मेरे में कोई बुराई है नहीं और मेरा नाम भी किसी शख्स ने नहीं लिया और किसी ने कुछ लिख दिया, और तो मैं उस पर रिएक्ट अगर करूँगा तो दुनिया तो यही कहेगी कि भाई इसके साथ ये इशू होगा तभी ये इतना उछल रहा है। अच्छा, कोई मुझसे उस दिन पूछ रहा था कि किस तरह पता चले कि जी फेक न्यूज़ क्या है और कौन क्या। आप ज़रा चॉइस ऑफ वर्ड्स पे कंसंट्रेट किया करें व्हेन यू आर रीडिंग द ट्वीट्स। आप उस बंदे को ज़रूर देखा करें प्रोफाइल के, हु इज़ ट्वीटिंग, थोड़ा सा बैकग्राउंड चेक, ताकि बायसेस या फिर जो भी बैकग्राउंड हो थोड़ा सा समझ के आगे चले। नी जर्क रिएक्शन में जस्ट बिकॉज दिस इज द पार्टी एंड वी फॉलो दिस पार्टी। अच्छा, मज़हर साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे नेक्स्ट आवर, लेकिन एक सहाफ़ी ने एक आर्टिकल लिखा जिसमें उसने किसी का नाम नहीं लिखा और उस पूरे आर्टिकल में बड़ी ज़बरदस्त बातें थी, सिर्फ एक सतर थी जिसपे हंगामा बपा किया जा रहा है लिटरली, और उस पर दिल पे लिया और दूसरों को ये यकीन हो गया कि प्रॉबली कोई दाल में कुछ काला है, शायद तभी इतना ज़्यादा रिएक्ट, इनफैक्ट ओवर रिएक्ट किया जा रहा है, और बहुत ही ऐसा लग रहा था कि एक हाई स्कूल अप्रोच है। समझ गए होंगे, नाउ थिंक अबाउट दैट। हमसे अच्छी बात यह है कि जब टेंशन वाली बातें हो जाए ना और बड़ी हीटेड डिस्कशंस हो जाए, तो आज कल एंड फॉर द नेक्स्ट टिल द नेक्स्ट मंथ हमारे पास क्रिकेट जो है हमें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। जैसे कल का मैच देख के आप डिस्ट्रैक्ट हुई या टेंशन हुई आपको ज़्यादा? हाय, टेंशन हुई है, बट एनीवे चलो वार्म अप मैच था तो क्या किया जा सकता है। क्या बात कर रहे हैं, आपको बता दें कि T20 वर्ल्ड कप के बाकायदा आगाज़ से पहले ही शाहीन जो है वो लड़खड़ाने लगे हैं। पहला मैच वैसे वार्म अप अच्छा था, लेकिन सेकंड में हमें फिर से थोड़े से
से डाउट्स आ रहे हैं। अपने दूसरे वार्म अप मैच में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की जनूबी अफ्रीका ने 6 विकेटों से शिकस्त दे दी है, विच इन सिंपल वर्ड्स मीन वी लॉस्ट दे वन। और कौमी टीम के लिए परेशानी का ये ऑब्वियसली बहुत ही मरहला है और सूरत हाल ये है कि वो 186 के बनाए गए हदफ का दिफा नहीं कर सके। ओनली 186। जी, बल्लेबाजों पर पाकिस्तानी बॉलर्स का जादू ना चल सका। अब 24 अक्टूबर को भारत के खिलाफ मैच से पाकिस्तान को इवेंट में बाकायदा आगाज करना है। इतना भारी भरकम आगाज है। भारत अपने दोनों वार्म अप मैचेस आसानी जीत चुका है, ये भी आपके जहन में रहे। इसने ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसी बड़ी टीमों को दिए गए अहदाफ को बआसानी हासिल किया है। भारत पिछले 2 माह से मुत्तहिदा अरब अमारात में मौजूद है, जहां उसके खिलाड़ी IPL का पूरा सीजन खेलकर वहां के ग्राउंड्स, कंडीशन और मौसम से मुकम्मल तौर पर अलाइन हो चुके हैं, यकजान हो चुके हैं। वार्म अप मैचेस के बाद अब शायकीन को टीम से रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ कौमी टीम से शानदार परफॉर्मेंस की तवक्को है। कितने खूबसूरत अंदाज आपने बता भी दिया कि इंडिया जीता चला जा रहा है, हमारे ये हालात और हैं। उनकी कंडीशंस भी जबरदस्त हैं, वो 2 महीने से वहाँ मौजूद नहीं है। बेस्ट ही हो गया जी वहाँ तो सब कुछ। सिकंदर बख्त विल टेल अस के व्हाट शुड वी एक्सपेक्ट एक्चुअली। सिकंदर, पाकिस्तान एक अच्छा टूल सजाने के बावजूद जनूबी अफ्रीका से हार गया, तो क्या समझते हैं आखिरी ओवर में हसन अली ने 19 रन नहीं रोके, उन्होंने बाकी बॉलर्स की भी ज़रा धुलाई हुई, तो कहाँ गलतियाँ हुई? गलतियाँ ऐसा लगता है कि बॉलिंग डिपार्टमेंट में ज़रा ज़्यादा हुई। मैच था ये वो टीम खेली थी कि जिसने प्रॉपर वर्ल्ड कप को खेलना है भारत के खिलाफ, और उसमें यही बॉलर्स हैं जिन्होंने आखिरी ओवर कराने। तो ये वैसे थोड़ा सा अलार्मिंग है, थोड़ा सा नहीं बल्कि ठीक ठाक अलार्मिंग है कि हमने देख रहे हैं कि 18वां ओवर में जो हारिस ने किया है उसमें उन्होंने 18 रन दिए, उसके बाद जो शाहीन ने किया उसने 10 दिए, और आखिरी ओवर में हसन जो हमारे बेस्ट बॉलर हैं उन्होंने 22 रन दे दिए। तो ये काफ़ी अलार्मिंग है, और इसलिए कि वो जो साउथ अफ्रीकन है फास्ट बॉलर्स को बहुत अच्छा खेलते तो वो उन्होंने उनकी पिटाई कर दी। हो सकता है कि कोई स्पिनर कराता तो थोड़ा मुश्किल हो सकता था, जैसे कि इमाद का एक ओवर रहता था, उन्होंने नहीं कराया। तो ये अब सिर्फ कहने की बातें हैं, अगर उनकी पिटाई हो जाती तो हम कहते कि हसन क्यों नहीं खिलाया। तो मेरे ख्याल से यही इनका प्लान था कि ये बॉलर्स आखिरी ओवर करेंगे, और उन्होंने किया और उनकी पिटाई। अच्छा सिकंदर, पाकिस्तानी मिडिल ऑर्डर की अच्छी परफॉर्मेंस रही, खसूसन पावर हिटर्स आसिफ अली और फ़खर जमान का जो बैट है वो बल्ला चल पड़ा, लेकिन क्या अब हम बैटिंग लाइन की तरफ से इत्मीनान रख सकते हैं कि एवरीथिंग इज ओवर, एवरीथिंग इज गुड इन दैट डिपार्टमेंट, या बेहतरी की अभी गुंजाइश है? देखिए, रिजवान जो है ओपन कर रहे हैं, उनसे रन्स नहीं हो रहे। पिछले कुछ जो सीरीज़ उन्होंने खेली उनके में उसके रन्स नहीं हुए। इसमें भी उन्होंने 19 रन के पिछले मैच में भी शायद एक्सक्यूज़ मी अंडर 20 थे वो। उसके बाद बाबर तो कर रहे हैं रन्स, फ़खर का बल्ला चल पड़ा है, उन्होंने दोनों इनिंग में तकरीबन 50-50 कर ही दिए। और उसके अलावा हफीज़ फेल हो रहे हैं, मलिक जो है थोड़ा बहुत रन्स कर रहे हैं, उनको जो बारी आती है उस हिसाब से। आसिफ ने थोड़ा बहुत रन कर दिए 32, मगर बहुत अरसे के बाद किए हैं और उनको बहुत ज़्यादा चांसेस मिल गए। ये वार्म अप मैच है, असल मैच होगा जो कि अब जब वर्ल्ड कप के मैचेस शुरू होंगे देख रहे हैं कि उसमें वो प्रेशर किस तरह हैंडल करते हैं। तो अदरवाइज़ अभी हफीज़ से मुझे बहुत परेशानी लग रही है कि वो रन्स क्यों नहीं कर रहे, उनको रन्स करने चाहिए। और रिजवान, ये 2 हमारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि रन्स नहीं कर रहे और इनको रन्स करने चाहिए, वन पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब सर्टनली आप असली वर्ल्ड कप मैचेस की बात कर रहे हैं, तो वार्म अप थे और पहला मैच ही भारत से होना है। हाई वोल्टेज मैच है, हाई प्रेशर मैच है। अब 2 वार्म अप मैचेस के बाद क्या समझते हैं कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए? तकरीबन मेरे ख्याल से तो यही होगी। जो आखिरी मैच था हमारा, यानी कि कल का जो मैच था, उससे तो ये बात साबित होगी जो उनकी 11 थी वो वही खेलेगी कि जो कि भारत के ख़िलाफ़ खेलेगी, तो उसमें वही लड़के होंगे। तो मेरे ख्याल से कोई तब्दीली की मुझे तो कोई गुंजाइश नज़र नहीं आ रही। और बाकी अब अगर हारिस रऊफ़ को वो चेंज करना चाहते हैं तो फिर ये बात सवाल उठेगा कि हसन को भी मार पड़ी है, तो सिर्फ हारिस रऊफ़ को क्यों चेंज करें। तो मेरे ख्याल से यही टीम खेलेगी और उसको प्रैक्टिस भी कराई गई है इसीलिए वार्म अप मैच में। तो वी हैव टू वेट एंड सी कि ये टीम भारत के खिलाफ क्या परफॉर्मेंस देती है। ऑल राइट, थैंक यू।
थैंक यू सिकंदर बख्श। सो नजात अली से तो हम आपकी मुलाकात कराएंगे, लेकिन सबसे पहले PDM क्या तैयारी कर रही है, और हर दफ़ा की तरह इस मरतबा भी नून लीग बड़ी कॉन्फिडेंट है और कॉन्फिडेंस में कोई कमी कभी नहीं होती, लेकिन उसके बाद जब चीज़ सामने आती है तो अच्छा जी, कहा यह जा रहा है कि फैसला कुन तहरीक का आगाज़ रावलपिंडी से कर दिया है और कल लियाकत बाग के बाहर मुजाहिरे में लीगी ख़वातीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मुस्लिम लीग नून की हम बात कर रहे हैं और इस बार बड़ी पुरएतमाद नज़र आ रही है। नए इलेक्शन का मुतालबा हो रहा है। पार्टी रहनुमाओं ने वाज़ेह कर दिया कि एजेंडा सिर्फ महंगाई और अवामी मसाइल हैं। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह ने तो ये तक कह दिया कि लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद के करीब पहुंचा तो नवाज शरीफ भी वतन वापस आ सकते हैं। ये मुजाहरे जो हैं ये हमारे डिवीजन लेवल पे हमारी मकामी क़यादत करेगी और हमारे MNA MPs टिकट होल्डर्स पार्लियामेंटेरियन वो उसमें शरीक होंगे। जब कभी कोई लॉन्ग मार्च की बात होगी तो फिर आप बात करें। मरियम नवाज उसको लीड करती है, उसको मियाँ शहबाज शरीफ लीड करती है। जी हो सकता है कि लॉन्ग मार्च जब इस्लामाबाद पहुँचने के करीब हो तो मियाँ नवाज शरीफ साहब भी आ। अच्छा, राना साहब की ये बात पता नहीं प्रॉमिस लग रही थी कि एक थ्रेट लग रही थी कि आ सकते हैं। भाई साफ साफ अब आप लोग बता दें, इतनी भी क्या मिस्ट्री रखी हुई है। खैर एनीवे, साथ साथ राना सनाउल्लाह ने पंजाब हुकूमत के खिलाफ पीपल्स पार्टी को तहरीक अदम एतमाद लाने की पेशकश भी की, जिस पर रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा तैयार नजर आते हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने ये कहा, आपने उन चलाया भी है क्लिप, तो मैं उनके इस बात को कि पीपल्स पार्टी को 15 वोटों का बंदोबस्त करे तो हम हाजिर हैं, मैं उनको पॉजिटिवली लेता हूं। मैं उनसे राब्ता करूंगा और उनसे कहूंगा कि उनकी क़यादत अगर मेरी क़यादत से बात करेगी तो बिल्कुल हम उसके लिए हाजिर हैं। हम अपनी कोशिश करेंगे, मुस्लिम लीग और हम मिलके ये वोट इससे कई गुना वोट ज्यादा ले सकते हैं, क्योंकि इस वक्त जो अवामी दबाव और अवाम के जो हालात हैं, लोगों को मुस्लिम लीग को अपने PTI के जो मेंबर्स हैं उनको भी हीट हमसे ज्यादा महसूस हो रही है। मगर दोनों की बात करें तो दोनों रहनुमाओं की पेशकशों को पार्टी सरबराहों के आशीर्वाद हासिल है या नहीं है, ये वाज़ेह नहीं है। मसलहत पसंद वालिद के मसलहत पसंद बेटे हमजा शहबाज ने भी साफ कह दिया कि अब तो चौक चौराहों पर एहतजाज होगा। पाकिस्तानी कौम को बताना चाहता हूँ कि हमारी जमात का ये फैसला है कि अब हम इंशाअल्लाह आम आदमी के जो मसाइल हैं, आटा, चीनी, दाल, बिजली, गैस, सब के लिए मैं इंशाअल्लाह ताला हम सब मिलकर आवाम की आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाएंगे, कंधे के साथ कंधा मिलाएंगे और अब ये फैसला सड़कों पे होगा, चौराहों पे होगा और इंशाअल्लाह ताला इसके ख़िलाफ़ भरपूर एहतजाज करेगी मुस्लिम लीग नून जो है। अच्छा, बट मुस्लिम लीग नून अगरचे इस बार पूरी कुव्वत से सामने आने की तैयारी में है, लेकिन एहतजाजी तहरीक को मरियम नवाज लीड करेंगी या शहबाज शरीफ, इसका अभी तक पता नहीं चल रहा, क्योंकि दोनों रहनुमाओं की सियासी सोच में फ़र्क अब किसी से छुपा नहीं है। इट इज़ प्रीटी अपेरेंट नाउ। तहरीक में जान डालनी है तो लीगी क़यादत को पहले खुद एक नज़रियाती सफ़े पर आना होगा। और अच्छा जी, मोहम्मद ज़ुबैर साहब, तर्जुमान मरियम नवाज और नवाज शरीफ हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ुबैर साहब, मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत मुखालिफ मुहिम का ऐलान कर दिया। इस बार लीडर वाज़ेह बता रहे हैं जनाब के एजेंडा महंगाई है, अवामी इशूज़ हैं। मरियम नवाज का नज़रिया कुछ अलग रहा है, क्या वो इससे पहले वैसे तो क्या वो इस नई पॉलिसी के साथ हैं? ऑपोजिशन का ये फ़र्ज़ है, आइनी फ़र्ज़ है कि वो अवाम तक पहुँचे और इस हुकूमत को बेनकाब करे कि ये कितनी नाअहल हुकूमत है। और पिछले साल भी हमने किया था, इस साल दोबारा ये मुहिम चलानी शुरू की है। जहाँ तक मरियम नवाज़ का ताल्लुक है, मरियम नवाज़ बिल्कुल इस एजेंडे में शामिल हैं और भरपूर अंदाज से शामिल हैं। जो मरियम नवाज़ का आप कहते हैं कि जी एजेंडा कोई अलग तो नहीं है, जब हम बात करते हैं आइन की बालादस्ती, जब हम बात करते हैं कि जी यहाँ जो जुल्म ज़्यादती अकाउंटेबिलिटी के नाम पर हुई है, विच हंटिंग हुई है, ख़ास तौर पर मियाँ नवाज शरीफ के साथ, ख़ास तौर पर मरियम नवाज के साथ, शहबाज शरीफ, मिफ्ता इस्माइल, शाहिद खान अब्बासी, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, हमजा शहबाज, तो जाहिर सी बात है वो एजेंडा कहीं हमने पीछे तो नहीं रख दिया। ये तो अभी हम स्पेसिफिकली जो निकले हैं ये महंगाई के लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो हमारा जो जुल्म हमारे साथ हुआ है, जो दीवार के साथ लगाया गया है और जिस तरह से लोगों को जेलों में डाला गया है, रेफरेंसेस बनाए गए हैं,
और इसाक डार के ख़िलाफ़, इसाक डार का लंदन में आपने देखा कि जो फ़ैसला आया है उसमें उनको फ़तह हुई है। इससे पहले शहबाज शरीफ साहब के लिए मनी लॉन्ड्रिंग केस में लंदन में फ़ैसला आया था, वो भी उनके फेवर में आया था। तो मेरा ख्याल है वो तो हम कभी भी नहीं भूल सकते और वो जद्दोजहद जारी रहेगी, क्योंकि उसका ताल्लुक़ है आइन की बालादस्ती से। और वो जो एक है वो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए वो हमारे नज़दीक बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसमें इंडिविजुअल्स की बात नहीं है। अच्छा चले, अब ज़ुबैर साहब ये भी बताइएगा कि जावेद लतीफ़ के बाद राना सनाउल्लाह ने भी इशारा दिया है कि हुकूमत मुखालिफ तहरीक रूज पर पहुंची तो नवाज़ शरीफ की वापसी हो सकती है, ये उनका कहना था। तो ये ऑप्शन मौजूद है, हमें लग रहा है। क्या मियाँ नवाज़ शरीफ भी ऐसा सोच रहे हैं या बस पार्टी लीडरों की ख्वाहिश है इसलिए वो कह रहे हैं, या फिर मियाँ साहब का भी खुद कहना है कि भाई मैं आ रहा हूँ? नहीं, मियाँ नवाज शरीफ साहब भी ऐसे ही सोच रहे हैं और हम डरा के धमका के रखेंगे इस हुकूमत को, क्योंकि हमें पता है कि जिस दिन अनाउंस हो गया मियाँ नवाज शरीफ के वापस आने का तो इमरान खान की टांगें कांपनी शुरू हो जाएंगी, पूरी काबीना की टांगें कांपनी शुरू हो जाएंगी। तो हम ये छोड़ते रहते हैं। पहले जावेद लतीफ़ साहब ने कहा था, राना सनाउल्लाह ने कहा है, और ये इसमें हकीकत भी है कि नवाज शरीफ साहब आएंगे जब हमें पता होगा, जब लीडरशिप की ख्वाहिश होगी, जब वर्कर्स की ख्वाहिश होगी कि मियाँ नवाज शरीफ वापस आएँ इस मुल्क में और लीड करें इस हुकूमत को गिराने के लिए, तो ज़रूर वो यहाँ अवाम में मौजूद होंगे। वो डरने वाले नहीं हैं। पहले भी अपनी बेगम को हॉस्पिटल में छोड़ के आए थे अपनी बेटी के साथ और जेल जाना पसंद किया था, लंदन में रह सकते थे, उस वक्त भी आया था। तो वो डरने वाले नहीं हैं। ये एक पूरा जो स्ट्रेटजी का हिस्सा है कि वो कब आना है ये फैसला किया जाएगा। पार्टी की लीडरशिप ने, पार्टी के वर्कर्स ने ही उनको मना किया था कि आप वापस नहीं आएंगे। तो जब पार्टी की लीडरशिप फैसला करेगी और मियाँ नवाज शरीफ की मर्ज़ी होगी, जब हम समझेंगे कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए उनका मुल्क में मौजूद होना लाजमी है, तो बिल्कुल वो वापस आएंगे। चले जी, वो कह रहे हैं कि जी जब लीडरशिप फैसला करेगी वापस आएंगे। बताया गया है वैसे अब भी अगर अवाम के दरमियान ना आए तो फिर कभी आएंगे, क्योंकि क्योंकि ऑपोजिशन का तो ये कहना है ना कि आवाम पिस रहे हैं, महंगाई का तूफान है, बिजली गैस किसी भी चीज़ की कीमत देख लें, तो इस बहरान में तो आवाम के साथ होना चाहिए। कि वर्कर्स का कहना है कि अभी आप वापस ना आए, तो वर्करों से पूछें। वैसे मेरा ख्याल है कि शायद वो कह दें कि वो आना चाहिए। अब इस नई तहरीक का टारगेट है कि फौरी इलेक्शन की भी बात की जा रही है, इससे कम पर नहीं मानेंगे। अगर अगले 6-7 माह में ऐसा हो गया तो नवाज शरीफ, मरियम नवाज तो क्वालिफाई नहीं कर सकते ज़ुबैर साहब इलेक्शन के लिए। नाअहली ख़त्म करानी है तो कोशिश आज से ही प्रॉबली आप लोगों को शुरू करना होगी, जो कि नज़र नहीं आ रहा है। पार्लिमानी सियासत में नवाज शरीफ और मरियम नवाज के आने का कोई इरादा है या बस अब फैसले हैं तो पार्लिमानी सियासत से बाहर ही रहकर सब कुछ मैनेज करेंगे? मरियम नवाज तो कभी पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं रही। उनको उठा के 10 साल की सज़ा सुना दी कि वो पब्लिक ऑफिस में नहीं जा सकती। दुनिया की तारीख में ये पहली दफ़ा है कि एक शख्स जो पब्लिक ऑफिस होल्ड ही ना किया और उसको सज़ा ये दी जा रही है कि वो कभी इलेक्शन नहीं लड़ सकती अगले 10 साल। उनकी अपील जो है अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रही है। 17 नवंबर को दोबारा से प्रोसीडिंग शुरू होंगी और वो भरपूर अंदाज में वो इसीलिए है कि ताकि उनकी जो डिस्क्वालिफिकेशन है उसको ख़त्म किया जाए और वो भरपूर अंदाज में अगले इलेक्शन में हिस्सा ले सकें। जहाँ तक नवाज शरीफ का ताल्लुक है, बिल्कुल उनके साथ तो हुआ ही जुल्म है, डिस्क्वालीफाई कर दिया। पनामा का केस था, अकामा पर सज़ा दे दी गई और फिर उसके बाद मॉनिटरिंग जज ऊपर बिठा दिया गया। फिर उसके बाद ये भी बताया गया सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तरफ से नैब को कि ये फैसला इतने महीने में आना चाहिए। वो इसलिए किया गया था ताकि जुलाई 2018 में जब इलेक्शन होने थे उससे पहले सज़ा हो जानी चाहिए ताकि वो जेल में हो, और वैसा ही हुआ। तो जो जुल्म ज़्यादती हुई थी वो सारी उम्र नहीं चल सकती। ये जो हम नैब न्याजी गठजोड़ कहते हैं, जिसका इन्होंने इरादा किया इसको एक्सटेंड करने के लिए ऑर्डिनेंस ला के, इंशाल्लाह ताला ये ख़त्म होगा, अवाम की ताकत से ख़त्म होगा और फिर हम देखेंगे कि ये नवाज शरीफ भी क्वालिफाई करेंगे, मरियम नवाज भी क्वालिफाई करेंगी और पार्लियामेंट्री सियासत में भी आएंगी और नवाज शरीफ चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनेंगे। चलें जी, वी ऑल हैव येट टू सी दैट। अगर तो ऐसा हुआ जैसा कि आप कह रहे हैं कि ऐसा सब कुछ होगा, That's a tall order though। बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद ज़ुबैर साहब। अच्छा जी, मूविंग ऑन एंड वेरी क्विकली मूविंग ऑन, आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने बड़ा ऐलान कर दिया है और अपनी मशहूर व मारूफ लाल हवेली को यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान कर दिया। कैसा लगा?
जैसे कि पीएम हाउस और गवर्नर हाउस सारे लाइब्रेरियां बन गए। बिल्कुल उसी तरह हो सकता है कि शेख साहब के ऐलान से आप कुछ माजी के ऐलानात याद आ रहे हो, जिस तरह के अब्दुल्ला अभी आपने जिक्र कर ही दिया है, आपको तो याद आ रहे हैं। इमरान खान आई नेवर बीन टू लाल हवेली, हाउ बिग इज इट वैसे? कैन इट बिकम रियली अ यूनिवर्सिटी? इट्स ऑन द स्क्रीन। वैसे ये घर नुमा ही होगा, मतलब है कि यूनिवर्सिटी कैसे बन सकती है? बट एक बात बताऊं, इसके इर्द गिर्द ये तो चले घर नुमा ही है, बट इसके इर्द गिर्द इसी टाइप के जो घर नुमाज हैं वो काफ़ी शॉपिंग प्लाजास भी बन चुके हैं। खैर एनीवे जी, हैव यू सीन इट फ्रॉम आउटसाइड? यस आई हैव। इट इज लाल एज यू कैन सी। नहीं, इट इज लाल, बट यू नो यूनिवर्सिटी होती है। वेल, खान साहब को भी आपको याद है ना कि ना सिर्फ अपनी इलेक्शन मुहिम में अहम सरकारी इमारतों को यूनिवर्सिटीज़ बनाने का ऐलान करते रहे थे, बल्कि वज़ीर आज़म बनने के बाद कौम से खिताब में अपने उन वादों को साफ साफ दोहराया भी था। ये हम आपको याद दिला रहे हैं, देख लें। कोई मशवरा नहीं देता था वैसे इन्हें। प्राइम मिनिस्टर हाउस का मेरी जो सोच है वो मैं आपको बता दूं कि एक आला किस्म की यूनिवर्सिटी बनाएंगे जो रिसर्च करेगी, जिसमें रिसर्च होगी और जिसमें दुनिया से हम बड़े बड़े स्कॉलर्स को बुलाएंगे। एक टॉप क्लास पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी बनाएंगे, एक एलीट यूनिवर्सिटी बनाएंगे। मैं अपने ये जो प्राइम मिनिस्टर हाउस को इंशाल्लाह एक क्वालिटी पोस्ट ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी ये शुरू हो जानी है। जैसे मेक्सिका का प्रेसिडेंट बना है, उसने भी प्रेसिडेंट हाउस को उसने म्यूजियम बनाने का फैसला किया। ये सारे सिंबल्स खत्म होंगे। रिसर्च स्कॉलर्स तक आने लग जाते हैं ना फिर वो। आई एम नॉट गोइंग टू सिट हियर और हम कोई मजाक नहीं उड़ाने, लेकिन इतने अच्छे बाय द वे इरादे थे, हुआ क्या? ये सवाल है। बिकॉज़ इसमें कोई बुराई नहीं है। इफ यू वांटेड कि यूनिवर्सिटी बने तो बन जानी चाहिए थी, लेकिन क्यों नहीं बनी? नहीं हो सकता था, पहले भी नहीं हो सकता था, वो अब भी नहीं हो सकता। वो अच्छा चले, एक बड़ा सेंसिटिव एरिया है, आप वहाँ कैसे इस तरह से यूनिवर्सिटी खोल सकते हैं? वहाँ और बहुत सी हसास इमारतें हैं। लेकिन वो बात ये होती है कि यूनिवर्सिटी बनी नहीं, उसमें बाहर से स्कॉलर भी आ गए पढ़ाने के लिए। वो एक पूरी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जो खान साहब अपने हर मामले में पेश किया करते थे ना, जैसे बाहर से लोग नौकरियां ढूंढने आ रहे थे पाकिस्तान, और भी उनके 11 नुकात भी आपको याद होंगे, और मैं मर जाऊंगा लेकिन हाथ नहीं फैलाऊं, वो पूरी एक तस्वीर खींच देते थे आवाम के सामने कि बस ये और आवाम को नज़र आ रहा होता था कि ये सब कुछ हो जाएगा, या बस इनके आने की देर है। फिर वो उनके जो अरमानों पे पानी फिरा ना, वो ज़्यादा दुख। इसलिए फॉर ऑल द रोमांटिक पीपल एट हार्ट आउट देयर जो हमें इस वक्त सुन रहे हैं, अगर कोई आपसे कहे ना कि मैं तुम्हारे लिए चांद तोड़ के लाऊंगा एंड ऑल दैट, डोंट फॉल फॉर इट। कोई चांद तोड़ के नहीं ला रहा है, दैट इज प्लीज डोंट, क्योंकि ये भी बातें बिल्कुल उसी टाइप की हैं। एनीवे, आपको ये भी बता दें कि इमरान खान को वजीर आजम बने आज चौथा साल है, लेकिन अब तक इन इमारतों को यूनिवर्सिटीज़ बनाना तो दूर की बात, शायद हुकूमत को ख्याल भी ना आया हो कि हमने कोई वादा किया था इस हवाले से। तहरीक इंसाफ का कोई और रहनुमा भी अब इस पर बात नहीं करता, और अब शेख साहब ने भी लाल हवेली को यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान फरमाया है। तो वैसे उनको नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वरना हमें भी चीज़ें ना पुरानी सारी याद आती, तो उनके इस ऐलान से हमें सब कुछ पहला जो है वो याद आ गया। Which never happened. This one is not going to happen either. I don't think so. हम कुछ और खबरें भी शामिल करते हैं। मजहर अब्बास साहब हमारा वेट कर रहे हैं। ये जो ताज़ा एक ट्रेंड है, ताज़ा तो क्या है, एक और सहाफ़ी को जो टारगेट, ये जमना स्टार्ट हो गया, अब तो एक और सहाफ़ी को जो टारगेट किया जा रहा है आजकल सोशल मीडिया पे, आप देखें, और हुकूमती रहनुमाओं, वज़ीरों और ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट्स की तरफ से उस पर हम बात कर रहे हैं। ये रिवायत सर्टनली अब नई नहीं रही है, पाकिस्तान में पहले भी मौजूद थी, पर सहाफ़ियों को हिरासा किया जाना, धमकाया जाना, लेकिन पार्टी के कायदीन मज़हर साहब और ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से अब सब कुछ हो रहा है। तो मामलात यहाँ तक कैसे पहुँचे? देखिए, हमारे यहाँ एक बहुत ही पोलराइज सोसाइटी हो गई है, बहुत ज़्यादा। ये नहीं है कि इसमें सहाफ़त का कसूर है या नहीं है, सहाफ़त का भी कसूर है, सहाफ़ी भी बहुत बाद औक़ात अपनी लाइन क्रॉस कर जाते हैं, लेकिन जो हमने ट्रेंड बनाया है हमलों का सहाफ़ियों पर, क्योंकि सहाफ़ियों पे सहाफ़ी तनकीद करते हैं, सहाफ़ियों पे तनकीद नहीं होती, सहाफ़ियों पर फिजिकल अटैक होते हैं, तो ख़वातीन सहाफ़ियों को अब्यूज़ किया जाता है, बात सिचुएशन में फिजिकली अब्यूज़ किया जाता है। तो हमारे यहाँ जो रद्दमल आता है, अगर किसी ने गलत कॉलम, किसी पर कॉलम पे एतराज़ हो सकता है, उसकी लैंग्वेज पर एतराज़ हो सकता है, इन सारी चीज़ों पर एतराज़ बिल्कुल बजा है।
लेकिन क्या उसके जवाब में इस तरह के वाक़यात नहीं हुए हैं कि एक हद तो ये है कि सहाफ़ियों को कत्ल किया जा चुका है, 120 से ज़्यादा सहाफ़ी कत्ल हुए हैं, बहुत से सहाफ़ियों को, ख़वातीन सहाफ़ियों को मुज़ाहरे के दौरान अब्यूज़ का शिकार होना पड़ा है। हमारे बहुत से दोस्त जो आज इस चीज़ पे आसमा शिराज़ी पर तनकीद कर रहे हैं, और उनको तनकीद का हक़ है, तनकीद और तज़हीक हुए, चाहे वो सहाफ़त की तरफ हो, सहाफ़ी की तरफ से हो या किसी और की तरफ से हो, वो काबिल मज़म्मत है। तो मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें बहुत पुरानी रही हैं, लेकिन अब चूँकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सोशल मीडिया है, इसलिए शायद उन्होंने अपनी बात सूरत हाल में अपनी लिमिट्स क्रॉस कर ली हैं। मज़हर साहब, बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन अगर हम बात करें तो बात सिर्फ बिलावल के बयान या तहरीक इंसाफ के ट्वीट्स की नहीं है। किसी की बात या राय से इख्तलाफ करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया को किरदार कशी के लिए इस्तेमाल किया जाना कतई काबिल कबूल नहीं है। और ख़ास तौर पे अगेन हम यही लाएंगे कि जब आप उस इदारे के हेड से या फिर उसके मेंबर से, कानून कोई पार्टी हो या कोई भी हो, पॉलिटिकल पार्टी, एनीबडी, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द टॉप, तो ये ज़रा परेशान कुन बात है। तो ये रवैया खुद उन पार्टियों के लिए कितना नुकसानदेह हो सकता है। आफ्टर ऑल लोग देख रहे हैं, उनको पता चल रहा है कि हो क्या रहा है। कल तक इमरान खान सहाफ़त, आज़ादी सहाफ़त के सबसे बड़े अलंबरदार थे। आप मादी में उठा के उनके बयान देख लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि PTI आज होती नहीं अगर सहाफ़त नहीं होती। ये इमरान खान के अल्फाज हैं कि अगर ये मीडिया नहीं होता तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पोजीशन पर नहीं आती। इमरान खान अब खुद जायज़ा ले लें इस चीज़ का कि उनके जो उनके फॉलोअर्स हैं वो किस तरीके की लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, और तहरीक इंसाफ की आज आज़ादी सहाफ़त के हवाले से क्या पोजीशन है, वो खुद देख लें, खुद जज कर लें इस चीज़ को। इस पर बिल्कुल मैंने हमेशा अच्छे क़वानीन की बात की है, अच्छे क़वानीन लेकर आएँ, सख्त क़वानीन लेकर आएँ, हत्ता कि इज़्ज़त के कानून लेकर आएँ। लेकिन आप देखें मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी की भी जब बात होती है तो हत्ता कि इज़्ज़त के कानून की बात नहीं होती। हत्ता कि इज़्ज़त का कानून वाहिद कानून है जिसके तहत आप चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। अभी बरतानिया में जो मुख्तलिफ मुकदमात जो चले हैं, इससे पहले इमरान खान खुद बरतानिया में मुकदमात जीत चुके हैं इस तरह के, तो वही कानून जिसकी वो मिसालें देते हैं, बहुत अच्छा कानून है, वो पाकिस्तान में क्यों नहीं लागू किया जाता। उसके बजाय मीडिया को कंट्रोल करने के लिए अथॉरिटी बनाने की बात की जाती है। तो दरअसल पर्पस जो है वो फेक न्यूज़ या इस तरह की चीज़ों को रोकना नहीं है, पर्पस कंट्रोल करना है। अगर रोकना पर्पस हो तो कवानीन पाकिस्तान में मौजूद है, उनको सिर्फ बेहतर बनाने की जरूरत है। सब सहाफ़ियों को ऑनलाइन हरासा किया जाना, जलसों में धमकाया जाना बहरहाल एक जुर्म है और कानून में इस पर एक्शन के लिए रास्ते मौजूद हैं। तो फिर क्या वजह है कि सहाफ़ी या सहाफ़ती तंजीमें कानूनी रास्ता नहीं अपनाती? ये कॉम्प्रोमाइज़ क्यों है फिर? देखिए, सहाफ़त में जब आप एंटर होते हैं ना, जब आप सहाफ़त ज्वाइन करते हैं तो आपको ये इल्म होता है कि आप के सामने ख़तरात आएंगे। आपको ये पता होता है कि मुख्तलिफ, क्योंकि आप जर्नलिज्म नाम ही इस चीज़ का है कि आप अपने आप को ख़तरे में डालते हैं। ये नहीं कि आप हक़ाइक़ पर मबनी ख़बरें नहीं देते, आप हक़ाइक़ पर मबनी ख़बरें देते हैं। बात सिचुएशन में नहीं भी देते लोग और उसकी प्राइस वो पे करते हैं, लेकिन हक़ाइक़ पर मबनी जब आप ख़बर देंगे, आप किसी को एक्सपोज करेंगे, उसकी करप्शन को एक्सपोज करेंगे, उसकी मिसडीड्स को एक्सपोज करेंगे, तो जाहिर है फिर आपको उन ख़तरात का सामना करना पड़ेगा। लेकिन सहाफ़त की अपनी हुदूद मौजूद हैं। ऐसा नहीं है कि सहाफ़त जो है वो बेलगाम है, ऐसा नहीं है कि चीज़ें मौजूद नहीं हैं। उनको फॉलो करते हुए आप तनकीद का सहारा लेते हैं और तनकीद के जवाब में आपके साथ जो है वो बहुत से वाक़यात ऐसे होते हैं, ज़ाहिर है जिसको एक्सपोज कर रहे होते हैं, वो अपना रद्दमल देता है। रद्दमल के हर तरीके हो सकते हैं, जो है उसको इन राइटिंग जो है वो आपसे अपॉलॉजी भी डिमांड कर सकता है अगर आपके पास सबूत नहीं है। वो आप पे डिफेमेशन का केस भी कर सकता है, वो आप पे लीगल प्रोसीडिंग दूसरे क्रिमिनल केस भी कर सकता है अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए। लेकिन फिजिकल अटैक करना, फिजिकली अब्यूज़ करना, जो इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करना,
वो ना सहाफत को सूट करती है ना सियासत को सूट करती है। ऑलराइट, थैंक यू मज़हर अब्बास साहब, थैंक यू। बहुत शुक्रिया मज़हर साहब, काश कि ये बातें बड़ी अच्छी तरह आपने एक्सप्लेन की हैं कि कोई समझे, और ख़ास तौर पे जो हमारे कवानीन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हैं, यूज़ देम इंस्टेड के आप वैसे ही लड़ाई झगड़े, और फिर वो जो सोशल मीडिया पे एक और जो गंद मचता है, दैट्स अनदर बॉल गेम ऑल टुगेदर। गंदी मचता है। अच्छा जल्दी से आपको अच्छा जी, वो जो बसें थी ना, बर्थ नहीं मिल रही थी ना जिन्हें पोर्ट पे, वो बसें जो हैं अब वो ये लें जी, तस्वीर में हमने आपको अल्लाह की कसम इतनी खुशी हो रही है ना ये मंजर देख के। जहाज से पोर्ट पर उतारने का काम जो है वो जारी है, और हमें लग रहा था आप हमारी बात नहीं मानेंगे, तो हमने कहा नहीं, दिखाएंगे हम आपको कि ये किस तरह हो रहा है, ये इस तरह हो रहा है। 40 जो हैं वो उतार ली जाएंगी, टोटल 80 आई हैं। It is so refreshing to see them. Guys, this is happening. हमें बहुत ज़्यादा दिल में मैं बता बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ो। हाँ बिल्कुल, फूके कोई पढ़ के, और दुआ करें कि फौरन इनको आप चलते फिरते भी देखें, और ख़ुद भी बैठे हो हम बीच में। और so good news to end the show with today, I guess. चलें जी, ऐसी क्या मैं कहता हूँ चलता ही नहीं इतने आराम से उतारे कि कुछ लग ना जाए। बड़ी कीमती हैं भाई ये बसें, बड़ा सालों दहाइयों से इंतजार है इस शहर को एक बाइज्जत, एक रीजनेबल, एक अच्छी पब्लिक ट्रांसपोर्ट। और फिर आवाम का काम है कि इन बसों को इसी तरह रखना है, नई नई, मतलब ये जो हमारी आदतें हैं ना, गुटखा खा के बैठने पे पाबंदी होनी चाहिए, पान खा के बैठने पे पाबंदी होनी चाहिए, बहुत ही पाबंदियां, और उसके बाद बैठ जाए।